कभी सोचा है कि अपनी रसोई में जो मसाले पड़े हैं वो एक जमाने में सोने जितने कीमती हुआ करते थे। जी हाँ, इतने कीमती कि उनकी वजह से बड़े बड़े साम्राज्य बन गए, लड़ाइयाँ हुईं और दुनिया का नक्शा तक बदल गया। तो आज हम उसी रोमांचक दौड़ की कहानी में गोता लगाएंगे जिसमें यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों को भारत की ओर खींच लिया। जरा सोचिए, एक ऐसा व्यापार मार्ग जो सदियों से चल रहा हो, दुनिया का सबसे अमीर रास्ता, और वो अचानक रातों रात बंद हो जाए। क्या होगा? यही वो एक सवाल था जिसने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी और एक ऐसी होड़ शुरू कर दी जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इसका जवाब था एक जबरदस्त दौड़ की शुरुआत, एक ऐसी रेस जिसमें बड़े बड़े देश एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ये दौड़ जमीन पर भी लड़ी जानी थी और समंदर की लहरों पर भी, और दांव पर लगा था भारत का बेशुमार खजाना। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1453 से। ये वो साल था जब ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पर कब्जा कर लिया। अब ये सिर्फ एक शहर की हार नहीं थी, ये एक पूरे युग का अंत था, क्योंकि इसी के साथ यूरोप तक मसाले पहुंचाने वाला सदियों पुराना जमीनी रास्ता बंद हो गया। यूरोप के खाने का स्वाद फीका पड़ने लगा था। इस मुश्किल घड़ी में एक देश को मौका नजर आया, पुर्तगाल। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जैसे दूर की सोचने वाले नेताओं ने एक बहुत ही दहाड़ी प्लान बनाया। प्लान था एक ऐसा समुद्री रास्ता खोजने का जो जमीन की सारी रुकावटों को पार कर जाए। ये बहुत बड़ा और महंगा जुआ था। और देखिए, उनका ये दांव काम कर गया। 1486 में बार्थोलोमियो डायज नाम के एक नाविक ने अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को खोज निकाला। ये एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि इसने ये साबित कर दिया कि समंदर के रास्ते भारत पहुंचना कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत बन सकता था। और फिर साल 1498 में वास्को डी गामा ने वो कर दिखाया जो इतिहास बदलने वाला था। वो समंदर के रास्ते भारत के कालीकट तट पर पहुंच गया। बस यूरोप और भारत के बीच सीधे व्यापार का एक नया दरवाजा खुल चुका था। दौड़ का विजेता मिल गया था, या फिर कहानी में अभी कोई और मोड़ बाकी था? तो सवाल यह है कि यह सफर इतना जरूरी क्यों था? ऐसा इसलिए क्योंकि वास्को डी गामा जो कुछ भी भारत से वापस यूरोप ले गया, उसने ना सिर्फ पुर्तगाल की तिजोरियां भर दी बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 60 गुना। नहीं, ये कोई गलती नहीं है, पूरे 60 गुना। मतलब वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा पर जितना भी खर्च किया था उससे 60 गुना ज्यादा कमाया। सोचिए, ये एक ऐसा जैकपॉट था जिसकी खबर पूरे यूरोप में आग की तरह फैली, और बस हर कोई इस सोने की चिड़िया का एक टुकड़ा पाने के लिए बेताब हो गया। पुर्तगाल ने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। वो सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे, वो यहाँ अपनी जड़ें जमाने आए थे। 1502 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई जो असल में एक किलेबंद ट्रेडिंग पोस्ट थी। फिर 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया और अपने इलाके को संभालने के लिए गवर्नर भी नियुक्त कर दिए। साफ था वो यहाँ लंबे खेल के लिए आए थे। लेकिन पुर्तगाल की ये पार्टी ज्यादा दिन अकेले नहीं चलने वाली थी। जब मुनाफे की कहानियां यूरोप पहुंची तो इस दौड़ का मैदान खचाखच भर गया। नए नए खिलाड़ी मैदान में उतरने के लिए तैयार खड़े थे। तो पुर्तगालियों के ठीक पीछे पीछे डच आए, फिर अंग्रेज, डेनिश और फिर फ्रांसीसी भी भारत पहुंचे। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प पेच है जिसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। ये डच और अंग्रेजों के आने का जो क्रम है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ एक बहुत ही आम कंफ्यूजन होता है। देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो पहले थी, साल 1600 में, डच कंपनी से 2 साल पहले। लेकिन डच लोग ज्यादा फुर्तीले निकले। वो 1605 में ही भारत पहुंच गए, जबकि अंग्रेजों को पहुंचते पहुंचते 1608 हो गया। तो बनी पहले इंग्लिश कंपनी, पहुंची पहले डच कंपनी। और बस यहीं से खेल के नियम पूरी तरह बदल गए। अब ये दौड़ सिर्फ मसालों या मुनाफे की नहीं रह गई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस दौड़ को जमीन, सत्ता और एक साम्राज्य बनाने की दौड़ में बदल दिया। अंग्रेजों ने अपनी पहली बड़ी चाल चली 1639 में, जब उन्होंने मद्रास पर कब्जा किया। वहां उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया, जो सिर्फ एक किला नहीं था बल्कि भारत में ब्रिटिश ताकत का एक मजबूत सिंबल था। और फिर आती हैं बॉम्बे की हैरान कर देने वाली कहानी। 1661 में अंग्रेजों ने इस शहर को जीता नहीं बल्कि यह उन्हें दहेज में मिला। जी हाँ, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा की शादी जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई तो बॉम्बे इस शाही सौदे का हिस्सा था।
और बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ब्रिटिश राजघराने ने इस कीमती शहर को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। और किराया जानते हैं कितना था? सिर्फ 10 पाउंड सालाना। शायद इतिहास की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील थी। यही कहानी पूरब में भी दोहराई गई। 1698 में कंपनी ने 3 छोटे-छोटे गांव खरीदे, सूतानाती, गोविंदपुर और कालिकाता। उस वक्त कौन सोच सकता था कि यही 3 गांव मिलकर एक दिन कलकत्ता शहर बनेंगे, जो आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य का दिल और भारत की राजधानी कहलाएगा। तो इस दौड़ में लड़े तो सब, लेकिन आखिरकार अंग्रेज राजनीतिक तौर पर सबसे आगे निकल गए। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों ने कोई निशान नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं। बल्कि जो सबसे पहले आए थे, उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जरा सोचिए, भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस, या हमारे पसंदीदा आलू की सब्जी, काजू की बर्फी, यहाँ तक कि तंबाकू भी, ये सारी चीजें पुर्तगालियों की देन है। उन्होंने जाने अनजाने में भारत के स्वाद और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये एक तथ्य पुर्तगालियों की कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। वो 1498 में भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे और 1961 में यहां से जाने वाले सबसे आखिरी। लगभग 500 सालों का एक अविश्वसनीय सफर। तो हम घूम फिर कर वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। ये दौड़ शुरू हुई थी मसालों और मुनाफे के लिए, लेकिन इसका अंत हुआ एक बहुत बड़े साम्राज्य के बनने पर। तो क्या ये सब बस होता चला गया, एक ऐतिहासिक संयोग था, या फिर मुनाफे के इस पर्दे के पीछे शुरू से ही कोई बहुत बड़ी योजना काम कर रही थी? ये सवाल